इस समय हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ इस समय अमरोहा से आए हुए किसान यूनियन के नेता और दूसरे पदाधिकारी और दूसरे किसान हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस बारिश के मौसम में क्यों यहाँ पर इतना परेशान हैं, क्यों उनको यहाँ पर आने की ये मजबूरी महसूस हुई। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय भी दें, क्योंकि जितनी भी हम बात करते हैं वो सारी की सारी ऐसी रिकॉर्ड होगी और ये सारी बात इंटरनेट पे ऐसे के ऐसे ही जाएगी बिना किसी काट छांट के। देखिए, मेरा नाम रामपाल सिंह है। मैं जनपद अमरोहा का जिलाध्यक्ष हूँ भाकियू का। और यहाँ पर करीब हम 26 नवंबर से डटे हुए हैं। बीच बीच में हम जैसे कहीं रैलियाँ होती हैं या कोई बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो चले जाते हैं उनकी तैयारी के लिए। बाकी का हमारा समय सब यहीं बीतता है। और बारिश में आने का, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि बारिश में या आप ठंड में या इस तरह कैसे आ रहे हो, देखिए सरकार से लड़ाई है। हमने सरकार से बोला है कि भाई हमारे 3 कृषि कानून, जो संयुक्त मोर्चा है हमारा, वो कह रहा है कि 3 कृषि कानून और एमएसपी पर कानून बने, कानून की गारंटी हो तो हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। सरकार, आपने देखा है जब शुरू के दिन से ही हमें कहीं अलगाववादी, कहीं खालिस्तानी, कहीं पाकिस्तानी, तरह तरह के नाम हमारे इस आंदोलन में दिए उन लोगों ने। और उनका उद्देश्य यही था सरकार का कि हम यहाँ से ये नाम इन्हें दे करके और भगा दें। कोई इस तरह का अपना एक ऐसी कार्रवाई करें इन लोगों पर, ये नाम दे करके जो हम पे कोई किसी तरह का विलेम भी ना लगे और ये लोग भाग जाएं। तो देखिए, ये जो आप कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध किस लिए है? इन कानूनों में क्या कमी है जिसको आप काला कानून कहते हो? इनमें एक्चुअली काला है क्या? क्या चीज़ काली है इसमें? देखिए, काला कानून तो इनमें बहुत सारे काले कानून हैं। जैसे कि आप पहले आपका जो ये भंडारण करते थे व्यापारी लोग, तो 3/7 एक धारा थी, खाद्य वस्तु अधिनियम। तो खाद्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जितना जो भंडारण करता था, जितना उसकी लिमिट होती थी 200-300 क्विंटल की, अगर देश पर कोई विपत्ति आ रही है या देश पर कोई अनाज की कमी हो रही है, किसी जिन्स की कमी हो रही है, तो सरकार 3/7 का वह दिखा करके उस अनाज को या उस जिन्स को बाहर निकाल लेती थी। लेकिन आज क्या है, इस कानून में ये भी कह दिया गया है सेटों पे जितना पैसा हो, लिमिट कोई नहीं है, आप कितना ही सामान अपने स्टोर में भर लीजिए। जब सारे स्टोर में वो सामान भर लेंगे और बाहर आपके कुछ रहेगा ही नहीं, जब उनकी मर्जी होगी तो उसे निकालेंगे। दुगने रेट तक सरकार की कोई उन पर पाबंदी नहीं है। मतलब दुगना रेट जब होगा तब वो अपने माल को निकालेंगे। तो देखिए, काला है कि ये जो एमएसपी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं आप, मैंने यहाँ बहुत सारे किसानों से बात की है। कोई भी किसान जो है, सारे गेहूँ, चावल, धान, इन सारी फसलों के ऊपर एमएसपी की बात करते हैं, फल सब्जी के ऊपर कोई नहीं करता, जो महंगाई का मुख्य कारण है। देखिए, है क्या, सरकार ने कुछ ही जिन्सों के एमएसपी रेट घोषित किए हुए हैं। फल और सब्जी पर भाई मांग तो ये भी हमारा किसान ही उत्पन्न करता है, लेकिन इस पर एमएसपी नहीं है। हम चाहेंगे सरकार से इस पे भी एमएसपी लागू हो। लेकिन अभी तक तो जो हमारे मोटे अनाज हैं, जो अनाज से संबंधित जो भी जिन्स हैं हमारी, उन्हीं पर एमएसपी है। और हम चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून की हो। अमरोहा से आते हो और अमरोहा के पास में नौगामार या आसपास के क्षेत्र में, अमरोहा के आसपास के क्षेत्र में सड़कों पे टमाटर भी आपको थोक के भाव पड़ा मिल जाएगा सड़कों के किनारे पे। तो वो टमाटर की बेकदरी जो होती है, मतलब जितनी भी फल सब्जी, ये सब्जियां उगती हैं, अमरोहा क्षेत्र तो बहुत बड़ी सब्जी का अमरोहा में पैदा होती है, उसमें हापुड़ में पैदा होती है। तो सब्जियों के लिए किसान यूनियन नहीं बात करती है। देखिए, हमारी तो मांग है सरकार से कि जिस तरह से जिन्सों के एमएसपी आपने घोषित किए हैं, तो सब्जियों के भी हों, क्योंकि पैदा तो उन्हें किसान ही कर रहा है। टमाटर है, आलू है, कि ये आपके मटर है, जो सब्जी वाला मटर है, प्याज है, बैंगन है, जितनी भी सब्जियां हैं, सरकार ने उस पर कोई एमएसपी, मतलब सरकार उसे नहीं खरीदती है। और हम चाहते हैं कि अगर ये हमें अभी तो ये जो चल रहा, जो मांग चल रही है हमारी जिन्सों वाली, जो
खाद्यान्न है हमारे, ये मोटे अनाज हैं और जो बारीक अनाज हैं, पहले इन पे ही बना दे। तो ये भी हमारी मांग है कि भाई जो किसान पैदा करता, हमारी मांग तो ये है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, कोई भी चीज़ हो, जो किसान खेत में पैदा कर रहा उस पर MSP रेट होना चाहिए सरकार की तरफ से। किसान से कहाँ चूक हो गई कि वो अपनी बात संसद तक नहीं पहुँचा पाया? क्या वजह रही? कैसे, कौन सी ऐसी वजह रही होगी किसानों से चूक हुई, या और क्या आप समझते हो कि जिससे किसान की आवाज़ संसद तक नहीं पहुँचती? देखिए, किसान तो आपके जो चैनल हैं उनके माध्यम से भी, आप कितना, आपके मीडिया है, सोशल मीडिया है, सारे के सारे इस बात को पहुंचा रहे हैं। अब संसद में वो गूंगे बहरे बैठे हों, ना सुन रहे हों, तो इसमें किसान का तो कोई दोष नहीं है। मैं कह रहा हूं, जब विदेशों तक जो बात पहुंच रही है, आपका कोई देश ऐसा नहीं है जहां इस धरने की या इस मांग जो हम कर रहे हैं यहाँ किसान के वहाँ नहीं पहुँच रही हो। मेरा प्रश्न इस बात से नहीं था, मेरा प्रश्न था कि आपने अपनी बात कहने के लिए चौधरी चरण सिंह जैसे नुमाइंदे क्यों नहीं भेजे? अरे नुमाइंदा ही तो ना था हमारा। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि 6-7 साल पहले ये जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी थी, इन पार्टियों ने कहीं गलत काम किए, मतलब जातिवाद पर ये पार्टियां चलीं। जैसे सपा है तो वो मोमडन वर्ग को ज़्यादा महत्व देती है। आपका गंभीर आरोप लगा दिया अभी सपा पार्टी के ऊपर कि वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये आप अपने आरोप पर कायम हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं इसे सिद्ध करके भी बताऊंगा। जब यहाँ पर यूपी में इनकी सरकार थी सपा की, तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया था। और हम देहात से हैं, देहात में पशु, भाई किसान हैं तो पशु वगैरह भी पालते हैं हम। हालत ये हो गई थी कि हमारे पशुओं को, जो ये पशु व्यापारी हैं वो ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई हैं, दिन में भी खोल के मैजिक में ज़बरदस्ती चढ़ा लेते थे। और अगर हम थाने जाते हैं तो विधायक MP वही थे ज़्यादातर मुस्लिम भाई, वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती थी, अत्याचार ज़्यादा बढ़ा। एक गंभीर आरोप उससे आगे का लगा दिया कि जबरदस्ती, आप इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि दिन दहाड़े लूट होती थी? जी बिल्कुल, तभी तो ये बीजेपी आई है। बीजेपी का आने का कारण और कोई दूसरा नहीं था। यहाँ पर हिंदुओं ने देखा, देखिए हिंदू मुस्लिम पर इनका चुनाव हुआ और हिंदुओं ने देखा कि भाई इनसे हम ज़्यादा तंग हैं, इस सपा से तंग हैं, हम बसपा से तंग हैं, वहाँ भी एक जातिवादी का ही मामला रहता था। तो इस करके क्यों ना, इन्होंने कहा हम सारी समस्याएं किसानों की दूर करेंगे, क्राइम को ख़त्म करेंगे, सारी चीज़ बलात्कार, रेप वगैरह कहीं भी कोई ऐसा होने नहीं देंगे। तो इस करके किसान ने विश्वास करके खेती के रेट दुगने करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, सारी तमाम तरह की इन्होंने घोषणाएं की, किसान का बिल माफ़ करेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, खाते में आपको सबको बता 15-15 लाख आ जाएंगे। एक बात सीधी और है कि क्या आपको कानून व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया? देखिए, कानून व्यवस्था में तो थोड़ा परिवर्तन, हम ये नहीं कह रहे कानून व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन धरातल पर थोड़ा सा सच जरूर होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पे। देखिए, कानून व्यवस्था में तो परिवर्तन आया है, लेकिन अकेले कानून व्यवस्था से ही किसान का पेट भरने वाला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो कानून व्यवस्था में जैसे परिवर्तन किया है, ऐसे किसान की जो मांगे, जायज़ मांगे हैं, जो किसान जिससे अपनी जीविका चलाता है, तो उस जीविका के लिए भी तो किसान की जो बात है उसे सुनना चाहिए सरकार को। बिजली, पिछले 10 साल में बिजली में कोई परिवर्तन आपके क्षेत्र में आया? देखिए, बिजली में परिवर्तन तो आया, बिजली तो है, खूब मिल रही है, लेकिन बिजली के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। जैसे गैस भरपूर है, खूब मिल रही है, लेकिन गैस के रेट आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं। तो रेट बढ़े हैं, सामान की कोई कमी नहीं है। पहले गैस का सिलेंडर लेने के लिए हफ्तों पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, फिर चोरी हो जाती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। क्या आप सिलेंडर आसानी से मिल जाता है? देखिए, मिल तो आसानी से रहा, लेकिन पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, 450, अब आसानी से मिल रहा है, लेकिन महंगा बहुत हो गया। जी, अब दुगने रेट हो गए, 850 रुपये हो गया सिलेंडर। अब देखिए, जहाँ ये इस तरह की किसान की जो ये खर्चे बढ़ रहे हैं,
तो क्या किसान की जो जो उत्पत्ति कर रहा है वो जिनसों की जो पैदावार कर रहा है, क्या उसके रेट नहीं बढ़ने चाहिए? ये तो सरकार को भी मालूम होना चाहिए। आप इतने रेट इन चीज़ों के बढ़ा रहे हो, डीजल है, गैस है, आपका बिजली है, सारी चीज़ों के दुगने रेट हो गए। आप अमरोहा से आते हैं तो अमरोहा में जो ये पूरा, मुझे जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है उसके हिसाब से तो गन्ने का बेल्ट है ये पूरा। देखिए, गन्ने के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ वो तो अधिकतर अपनी जरूरत के हिसाब से किसान थोड़ी सी गेहूं बोता है, थोड़ा सा मटर बोता है, थोड़ी सी दाल बोता है, लेकिन मुख्य रूप से तो गन्ना अपना। देखिए, मुख्य रूप से हम गन्ने का ही उत्पादन। गन्ने की कितनी बकाया है धनोरा में? जो आपका चिड्डा का मिल है उसके ऊपर गन्ने का कितना बकाया होगा? देखिए, सभी पूरे उत्तर प्रदेश की मिलों का जो बकाया है करीब 200 करोड़ के आसपास रह गया है। चड्डा मिल की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर करीब 15 दिन का पेमेंट बाकी रह गया है, अब बाकी हो गया है। कुछ मिलों ने हमारे अमरोहा में, मैं अमरोहा से आता हूँ, तो अमरोहा में बहुत जुझारू किसान हैं। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर का पेमेंट नहीं होता, लेकिन हमने अपना पेमेंट करा लेते हैं हम। जो हमारी असमोली चीनी मिल है पूरा पेमेंट हो गया, छपना चंदनपुर चीनी मिल है पूरा पेमेंट हो गया। एक सरकारी चीनी मिल है सहकारिता की काला खेड़ा, उसका पेमेंट रह रहा कुछ बाकी, और करीब चड्डा का रह रहा करीब मुझे लगता 20 करोड़ रुपया, और बाकी का तो ज़्यादातर मिलों का पेमेंट, हमारे जो अमरोहा से चीनी मिल गन्ना खरीदती हैं वो करीब 11 चीनी मिल हैं, आपके लेके मुरादाबाद, धामपुर और आपका संभल और अमरोहा, इन सभी ज़िलों की जनपदों की चीनी मिलों को हमारे अमरोहा से गन्ना जाता है। और गन्ने का पेमेंट, मैं आपको एक और बता दूं, पेमेंट की बात है भाई, ये कोई बात नहीं है कि अब पेमेंट इस समय हो रहा है। हमें 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, वरना उस पर ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन है क्या कि गन्ने का पेमेंट गन्ना मिल वाले ले लेते हैं और उससे अपना खर्चे वर्चे, अपने जो यूनिट हैं उनमें बढ़ाते हैं, और किसान का पेमेंट रोक के एक वहाँ पे अपनी पालथी मार के बैठ जाते हैं और किसान दर दर की ठोकरें खाता है। मेरा एक बहुत तीखा सवाल आपसे होगा, और आप मेरे से नाराज मत होइएगा। मेरी निगाह में एक भारतीय किसान यूनियन के ऐसे नेता हैं जिनका धनोरा की जो मिल है चिड्डा वाली, उसके ऊपर पूरा कब्जा है। नहीं, ये गलत बात है। कोई नहीं, ऐसा कोई कब्जा नहीं है किसी का भी। देखिए, ये तो आदमी अंदाज़ा लगा लेता है। नहीं, किसान नेता हैं, लेकिन वो कभी मिल की तरफ उनका ऐसा ध्यान नहीं रहता कि मेरा इस पर वर्चस्व रहे। देखिए, वो जीएम है, केन जीएम है, लेकिन केन जीएम का मतलब ये नहीं वो नहीं रहेंगे, कोई दूसरा रहेगा। कभी भी हस्तक्षेप उन्होंने किसान के लिए या किसान के अनित में काम नहीं किया। हम तो अच्छा समझते हैं, हमारे क्षेत्र का आदमी है, तो हमारी कोई ज़रूरत होती है किस तरह की आधी रात भी कोई काम पड़े हमें गन्ना तोलने का, या गन्ना फेल हो जाता है कभी कभी, तो हमें तो ये लाभ है भाई कि हमारे क्षेत्र का है, हमारे एक नेता का लड़का है, तो हमें उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम ज़बरदस्ती भी वहाँ दबाव दे करके अपना गन्ना तुलवा लेते हैं, तो ये बात तो गलत है कि उनका वहाँ पर मिल पर कोई वर्चस्व है। यहाँ दिखाई नहीं देते। नहीं, समय समय पर आते हैं उनका, देखिए वो अपनी कार से, हाँ ये ज़रूर है कि वो रुकते नहीं रात में, या वैसे स्थायी निवास नहीं है, लेकिन करीब इन 9 महीनों में मैं समझता हूँ हर महीने में उनके 3-4 चक्कर ज़रूर लग जाते हैं। तो और एक और बताऊँ, यहाँ अगर नहीं भी आते वो, कोई भी अमरोहा में आंदोलन हो, कोई भी महापंचायत हो, किसी तरह का रोड जाम हो, उनके बिना होता नहीं है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन उनके संरक्षक में ही मुझे भी काम करने का मौका मिलता है और उनसे मुझे बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो देखिए, उन पर कोई आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। बहुत सेवक हैं वो इस किसान यूनियन के। आपके गांव, आपका जो गांव है उसमें बिजली कब आई? देखिए, हमारे गांव में बिजली करीब 2010 में विद्युतीकरण हुआ था हमारे गांव की बिजली का, ऐसे ही। और गांव का भी नाम और थोड़ा सा बोलिए। देखिए, मेरा गांव रसूलपुर है, जनपद अमरोहा में पड़ता है, और निकट रजबपुर, जहाँ की 110 दिन हमारा जेल भरो आंदोलन चला था 87 में, तो वहीं के आसपास का मैं रहने वाला हूँ। बिजली जो विद्युतीकरण हुए हैं गांव के, तो हमारा आपके 2010 में हमारे गांव का विद्युतीकरण हो गया था। आपके गांव में अभी जो मुझे जैसी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हर गांव में 2 लाइन है, एक ट्यूबवेल को बिजली जाती है और एक गांव को सप्लाई देती है। ये जो लाइनें हैं, 2 अलग अलग लाइनें, ये कब बनी?
देखिए ये तो इन्हें 2-3 साल हो गए, अभी बन भी रही हैं। करीब ये 17 से चालू हुई और 18 और 20 में साथ लगभग इनका काम पूर्णता की तरफ है, चल भी रहा, लेकिन ज़्यादातर हो गया डोमेस्टिक लाइन है। इन्होंने पावर हाउस भी इनके अलग बनाए हैं। जो खेती की सिंचाई वाली लाइन है वो अलग कर दी है इन्होंने, और जो गांव को बिजली देनी है वो अलग लाइन है डोमेस्टिक। आपको इस अलग अलग व्यवस्था से कुछ लाभ मिलता दिखा? ना नुकसान है भाई। नहीं, ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं है इससे। सच बोलना। देखिए बोलेंगे आप, सच बोलिए। देखिए हमें खेती के लिए पानी चाहिए, 10 घंटे ये बिजली देते हैं। 10 घंटे में हमें भरपूर फसलों की सिंचाई हो जाती है। अलग लाइन होने से लाइनों में जो लोड था, जो फॉल्ट थे, वो कम हो गए। एक दूसरे गांव में हर आदमी को फ़ोन चार्ज करने के लिए, टीवी चलाने के लिए, जो कुट्टी काटने के लिए, और देखा होगा आपने अब तो गांव में एसी वगैरह भी हो गए। तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा बिजली चाहिए। 18 घंटे बिजली है डोमेस्टिक लाइन पे, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। बिजली के बिल की आपकी समस्या है, आप कह रहे हो कि रेट बढ़ गए। देखिए रेट तो आपको भी पता है भाई। अगर रेट का डेढ़ा दुगने तक रेट जा रहे हैं सिंचाई के, हम तो कहते हैं और प्रांतों में किसान के लिए सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत है। कहीं पर आप सिर्फ नाम मात्र को बिजली का बिल लेते हैं किसान से, फ्री सी हैं कई प्रदेशों में। और हमारे यूपी में तो मैं समझता हूँ इतना, एक जो आदमी 7.5 HP की मोटर चला रहा, उसका 2000 रुपये से ज़्यादा का बिल महीने का है। अब देखिए 7.5 HP वाले का तो बिल आता था 1300 रुपये के आसपास, अब 1400-1500 रुपये हो गया। नहीं, उसमें और चार्जेस भी ये लगा देते हैं बिजली के बिल का। मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं, कैपेसिटर चार्ज है इसका। आप जो ये भाई किसान इससे हर महीने तो जमा नहीं कर पाता, तो जो इंटरेस्ट है वो सरचार्ज लगते हैं। तो सालाना 15,000 के आसपास है, हाँ, वैसे बढ़ के 20,000 के आसपास हो जाता है। जी। तो देखिए किसान पर जब पैसा नहीं है, हमारी एक सरकार से ये भी मांग रही है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, कि भाई किसान एक ही बार साल में जमा करेगा। उसकी फसल, गन्ने की फसल बोता है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो गन्ने की फसल तो साल में आती है। तो जैसे ही गन्ने का, जैसे अक्टूबर नवंबर में हमारा सीज़न चालू होता है और फरवरी मार्च में गन्ने का पेमेंट आना शुरू हो जाता है, उस समय हम सरकार से कहते हैं कि बिल जमा करेगा किसान, तो OTS की भी सुविधा हमें दी जाए। नहीं, OTS तो मैंने सुना है कि OTS तो हमेशा मार्च में आता ही आता है। जी। जितना आपके ऊपर सरचार्ज होता है माफ हो जाता है। देखिए एक मैं प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सरकारों से तो किसानों के लिए किस किस तरह की और चीज़ें मांगना चाहते हो, कौन सी अपीलें करना चाहते हो, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए किसान तो सरकार से भाई यही मांगना चाहता है, जो किसान को डीजल की ज़रूरत है तो सब्सिडी के साथ उसके राशन कार्ड पे या उसके आधार कार्ड पर जो किसान है या फर्द पर, उसे डीजल भी सब्सिडी पर दिया जाए, क्योंकि देश के लिए सेवा कर रहा है, देश के लिए कमा रहा है, देश के लिए वो अन्न पैदा कर रहा। तो खाद पर, बिजली पर, आपके डीजल पर जो किसान उसे अपने लिए लेता है, उस पर उसे सब्सिडी होनी चाहिए, तब किसान बचेगा। जो अभी हमारे गांव में जो जितनी भी ज़मीनें हैं, ज़मीनों का जो मार्केट रेट है, बाजारी मूल्य है, बाजारी मूल्य तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जो सर्किल रेट है वो नहीं बढ़ा। और आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो सर्किल रेट के आधार पर तय होकर उसकी लिमिट बनती है। आप सरकार से इस विषय पे कुछ मांग करना चाहोगे कि देखिए, सर्किल रेट बढ़ाया जाए या आपका किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि आपको किसी बनिए से 5% 4% पे लोन ना लेना पड़े? देखिए किसान की तो मांग रही है, किसान तो चाहता है कि क्रेडिट कार्ड जो बनता है उसकी वैल्यू बढ़े, उसका जो पैसा लेता है ज़्यादा हो। और किसान तो सर्किल रेट को भी कभी उसने विरोध ही नहीं किया। 2-3 वर्ष हो गए सरकार का काम चल रहा है अब सड़कें बनाने पर और नहर निकालने पर, और जो जहाँ ये चीज़ें निकल रही हैं, जहाँ के वो DM साहब हैं, वो अपनी रिपोर्ट अगर देते हैं तो सर्किल रेट के विरोध में देते हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए। किसान तो चाहता है, उसे तो फ़ायदा है भाई। किसान से ज़मीन तो अपने लिए अब खरीदी नहीं जा रही, क्योंकि इतना पैसा फसलों से उसे उत्पन्न ही नहीं होता।
तो किसान तो चाह रहा है उसका सर्किल का रेट बढ़े, तो नहर में जो ज़मीन जा रही है चौगुना रेट उसे मिलता, सड़कों में जा रही है उसका चौगुना रेट मिलता, आवास में जा रही है उसका चौगुना रेट मिलता। किसान कब चाह रहा है? 2 साल हो गए, किसान भी ये भी मांग करता है कि किसान की ज़मीन का सर्किल रेट बढ़े, उसकी वैल्यू बढ़े, जिससे किसान को लोन भी अधिक मिले। भाई सर्किल रेट के हिसाब से ही सरकार उसका कीमत आंकती है, तो हम तो चाह रहे हैं कि सर्किल रेट बढ़े। किसान को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अगर लोन लेना पड़े तो उसके बारे में भी सरकार से कुछ मांग करते हो आप? देखिए, हम तो ये कहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जब सारी चीज़ों पर लोन मिलता है तो एजुकेशन पर भी, अगर किसान का बेटा है उसे तो एजुकेशन पे लोन मिलना चाहिए, लेकिन किसान का बेटा है तो कम से कम थोड़ी बहुत उस पर ज़मीन भी होती है, तो उसकी तो गारंटी भी ज़मीन है। एजुकेशन पर ही उसकी गारंटी लेके हर बच्चे को, क्योंकि देहात से बच्चे जो पढ़ाई में पिछड़े हैं वो पैसे की वजह से पिछड़े हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पैसा किसान पर होता नहीं, लोन से किसान डरता है। बच्चों को इतना ज्ञान नहीं, जो देहात के बच्चे होते हैं, कि एजुकेशन लोन भी लिया जाए, बाप डर जाता है, भाई लोन मत लेना, साले लोन नहीं उतरेगा, फलाना नहीं होगा। लेकिन है, जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी सर्विस पे चला जाएगा, वो तो पूरे गांव का लोन उतार देगा। तो एजुकेशन पर देहात के बच्चे को जितना उसे खर्च चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए वो मिलना चाहिए, हमारी मांग है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के नाम से एक बैंक होता था, अब तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण सहकारी बैंक के नाम से उसका नाम हो गया। इसमें अगर आपके दिमाग में कभी ऐसे, आपके संज्ञान में कोई ऐसा केस आया हो कि उसमें लोन देने के नाम पे पैसे लिए गए हों, ऐसा कुछ समझ में कभी आपका वाकया ऐसा हुआ आपका? देखिए, सन 1980, 90, 2000 तक ये बैंकें थी, भूमि विकास बैंक, LDB बैंक। होता क्या था, सब दलाल थे उसमें, मैं मैनेजर तक। अगर कोई 4000 का लोन उससे ले रहा है तो उससे लाखों में भी वो पटता नहीं था, लाखों चले जाते थे, पटता नहीं था। इतना भ्रष्ट बैंक था, इतने कर्मचारी भ्रष्ट थे, कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। किसान बहुत सीधा साधा था। अब जब से ये संगठन बने, 87 से हमारी यूनियन का जो है निर्माण हुआ है, किसान यूनियन का, और इसने जब ये आंदोलन करने शुरू करे तो आप देखते हो बैंक भी सुधरे आपके, सारी चीज़ें अब देख रहे हो। LDB बैंक जो भूमि विकास बैंक है, कहीं आपको दिखता है, कहीं है, सब खत्म हो गए। कोई उससे लोन ही लेना नहीं चाहता किसान, सारे दलाल बैठे थे। किसी ने 2000 ले लिया तो ज़मीन बेच करके पीछा कटा, उसका हम तो बिल्कुल विरोध, वो तो बैंक ही बहुत ख़राब था। आप क्या चाहते हो कि ये जो बैंक है इसमें जो लोगों को लोन दिया जाता है उसमें शेयर के नाम पे पैसा लिया जाता था कि बैंक के शेयर्स दिलेंगे आपको, हिस्सा बोलते थे जिसको। किसी, अगर कोई किसान की मृत्यु हो गई तो किसी किसान का क्या हिस्से का पैसा कभी वापस हुआ? देखिए, हिस्से का पैसा कभी वापस नहीं हुआ। पूर्ण लोन जब जमा होता था तब वो हिस्सा लगा देते थे। एक मांग हमारी ये भी थी कि भाई जब हमारा हिस्सा जमा है उस पर ब्याज नहीं देते थे ये लोग, तो ब्याज भी मिलना चाहिए था, क्योंकि अपने पैसे का ब्याज ले रहे हैं ये किसान से, और जो किसान का हिस्सा जो शेयर जमा है उस पर कभी ये बैंक ब्याज नहीं देता था। तो देखिए, आज इस बैंक का बंटाधार हो गया। और अब ये उसमें कभी गौर से देखा है, जो हिस्से के अंश पत्र आपको मिलते थे, उन अंश पत्रों में 2 पत्र मिलते होंगे आपको, एक पे लिखा होगा हिस्सेदारी और एक में लिखा होता शुल्क। जी जी जी। तो मेरे संज्ञान में ऐसा केस आया जिसमें हिस्से का पैसा 1000 जमा और 11,200 रुपए जमा हुए शुल्क। देखिए, दंड किसान के ऊपर। देखिए, हमारा किसान बहुत सीधा था, मैं आपको बता दूं। जो हमारा किसान, जो बच्चे पढ़ाने शुरू किए हैं इसने, पहले किसान ज़मीन से लगा था, अपनी खेती से लगा था। किसान अपने बच्चे को खेती में ही लाना चाहता था। अब जब आपका 2080 से 90 से आप समझिए, जब डिफरेंस नौकरियों में और खेती में बहुत ज़्यादा हुआ, अब हर किसान ये चाहता है कि भाई तेरा बच्चा पढ़े, ज़मीन बेच करके आदमी बच्चे को पढ़ाता। और इन बैंकों की लूटबाजी से किसान सीधा साधा था, ये अंगूठा लगवाते थे, उसे पता ही नहीं रहता था लोन कितना ले रहा तू। कहीं कहीं आपने देखा होगा जो नोटिस, जो शुल्क था वो उसे पता ही नहीं होता था। किसान तो ये समझता था यार तुझे पैसा मिल गया, बहुत बढ़िया, पूछता ही नहीं था उनसे कि यार कितना दिया है आपने, कितना मेरे पे हो गया। जब पैसा 2-3 साल बाद वहाँ जाता था तो 4000 का वो 8-10 हज़ार 20 हज़ार, बोले साहब इतना हो गया, अनाप शनाप वो लगाते थे ये लोग। आप क्या समझते हो कि अगर बैंकिंग सिस्टम में ग्रामीण जो क्षेत्र की बैंकें हैं
उसमें किसानों को लोन मिलने में आसानी हो और सस्ती दरों पे लोन मिल सके उसको अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, तो उससे किसानों को कुछ मदद मिलेगी। देखिए सारी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर खेती पर ही निर्भर रहे किसान अकेली, कोई और दूसरा व्यवसाय ना हो उसका, तो वो खेती से अपनी फसल पाल नहीं सकता। जो खेती का पैसा उससे नहीं पलेगी, उसे तो पैसे की ज़रूरत है। ये भी खेती एक बिजनेस हो गया है। और किसानों को अगर बैंक सस्ते ब्याज पर कोई लोन दे तो वो एक भाई उस पैसे को अपनी खेती में लगा करके आगे आने वाली उपज है उसे बेच करके उनका वो लोन जमा कर दे। आपने देखा होगा, असलियत बात तो मैं ये बताऊं, अगर किसान किसी भी बैंक से लोन, जो नाबार्ड हमारे बैंक था उसने किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा किया है, कम सस्ती दर पर, बहुत, जैसे यूपी ग्रामीण बैंक है, प्रथमा बैंक था ये, तो ये 3 रुपये ब्याज पर हमसे 1 साल में अगर हम लौट फेर कर रहे हैं, मतलब ब्याज जो पैसा लिया है हमने उसका जमा करके, सालाना 4% आपको देना पड़ेगा किसान क्रेडिट कार्ड जिसको जी, ये प्रथमा बैंक का 4 था, लेकिन जो ये हमारे तो ये सारे सरकारी बैंक जितने भी हैं टोटल बैंक इस किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। जी। लेकिन मेरे किसानों से कई बार बात हो रही थी, तो किसानों की समस्या ये थी कि अगर उनकी 1 एकड़ जमीन है तो उन्हें 50,000 60,000 का बनता है, जबकि उनकी जमीन की 1 एकड़ की कीमत तो 10 लाख 20 लाख भी हो सकती है, 30 लाख भी हो सकती है। देखिए अगर उसकी लिमिट बढ़ जाए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाए, एक किसान को 50,000 के बजाय अगर 5 लाख तक का लोन मिल सकता हो तो बनियों के चंगुल में नहीं फंसेगा। देखिए, इस जो आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, लेकिन इस पर हमने बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किए हैं। डीएम साहब से भी कई जब वार्ता होती है इसी पर हम बहस भी करते हैं कि भाई किसान की जो ज़मीन है सर्किल रेट से भी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा है। आप 50 बीघे ज़मीन पर उसका 3 लाख का क्रेडिट बनाते हो तो ये गलत है। इसे एलडीएम साहब बुलाए हमने एक बार, डीएम साहब के, मैं कहा जी इसका जो इतनी ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, सर्किल रेट बढ़े हैं, तो किसान को उसी हिसाब से लोन दिया जाए। तो पता उनका कहना यह था कि हम जो ये लोन देते हैं किसान को, ये ज़मीन पर नहीं देते, हम ज़मीन तो बंधक रखते हैं, फसल पे लोन दिया जाता है। और फसल आपका कितना होगा बीघे में, उसे मिनिमम उसका वो निकाल करके प्राइस, उस पर लोन देते हैं हम, ज़मीन पे लोन नहीं देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने ज़मीन बंधक रख ली तो ज़मीन पे ही लोन हुआ ना, वो कैसे लोन, फसल पे लोन कैसे हुआ? देखिए, अगर बंधक ज़मीन नहीं है तब तो बंधक ज़मीन पे लोन नहीं है। लोन अगर बंधक ज़मीन है तो लोन तो ज़मीन पे ही हुआ ना। आपने कभी पूछा उनसे ये बात? देखिए, ये भी हमने पूछा, पर वो कहते हैं बंधक तो ज़मीन इसलिए है कि हम वसूल कहाँ से, आपकी फसल मर गई। लेकिन लोन का जो सरकार से प्राविधान है वो सिर्फ फसल के लिए है। ज़मीन पर आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। ज़मीन पर तो जो लोन मिलते हैं, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, जो कोई और उद्योग वगैरह लगा रहा है, उसके लिए बोले मिलते हैं। किसान के लिए तो सिर्फ उसकी फसल पर ही मिलेगा। आप इसमें सरकार से क्या मांग करना चाहते हो कि आपको आपकी ज़मीन बंधक रखे लोन मिल जाए किसान क्रेडिट कार्ड, या ये चाहते हो कि बंधक रख के आपकी ज़मीन पे ज़्यादा कीमत का किसान क्रेडिट कार्ड बन जाए ताकि आप अपनी ज़रूरतें सस्ते ब्याज पे कर सको? देखिए, हमारा तो किसानों की एक ही मांग है कि भाई जो हमारा सर्किल रेट है ज़मीन का, जो भी है, जितने की हमारी कीमत बनती है और जितने बीघा है, जो भी किसान की जितनी है, उस पर उतना ही अगर किसान चाहता तो उतने तक उसे लोन दिया जाए, तब तो ज़मीन बंधक रहे। अगर फसल पर ये लोन देते हैं हमें, तो सिर्फ ज़मीन को बंधक ना रखें। फिर तो ये 2 गारंटर लेते ही हैं, उन गारंटरों का भी जब गारंटी ले ही रहे हैं तो ज़मीन का फिर बंधक का क्या मतलब है? मांग करते हैं हम सरकार से कि हमारी सरकार जो हमारे किसान के सर्किल रेट हैं, और किसान चाहता है कि मेरे सर्किल रेट से मुझे लोन मिले, तो उसे सरकार को करना चाहिए। क्योंकि ज़मीन तो जब वो बंधक रख ही रहे हैं तो कभी भी उसे बेच लेंगे। नए कृषि कानून में ये प्रोविज़न बताया गया है कि आपको अपनी चीज़ को मॉर्गेज करके पैसा मिल जाएगा। क्या ये इससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका तो हम विरोध ही कर रहे हैं भाई। फसल को मॉर्गेज करके पैसा मिल जाए, हम तो बिल्कुल ही इन कानूनों को बिल्कुल ही सिरे से नकारते हैं। और हम चाहते हैं कि ये कानून बिल्कुल एक इतने ख़राब हैं, काले कानून, जैसे काले कह रहे हो, बिल्कुल ही काले हैं। अगर ये वाइट हैं तो फिर सरकार को ये सारे पंपलेंट छपवा करके, हर जगह इनके भाई नुमाइंदे बैठे हैं, सारे ज़िले में बंटवाने चाहिए। आज तक ये तो कहती है कानून बहुत बढ़िया
किसान के फायदे के हैं। लेकिन भाई कभी इन्होंने कहीं ये इस तरह के पंपलेट या इस तरह के कहीं इन्होंने छपवा करके कहीं बांटे हैं क्या? आज तक कहीं इन्होंने नहीं बांटा। आप ये कह रहे हो कि सरकार कानूनों के अच्छाई बताने में नाकाम हो गई। जी बिल्कुल नाकाम है। कानून की क्या अच्छाई है इस बात को किसानों को समझा नहीं पाई। देखिए मैं आपसे बताऊं एक बार, ये जो कानून है इसकी प्रतियां मैंने निकलवाई। अब किसान जो देहात का किसान है, बहुत कम पढ़ा लिखा है या फिर हिंदी थोड़ी बहुत जानता है, सारे इंग्लिश में है, वो उन्हें पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनका हमें तो कुछ पता भी नहीं लगता। कानून हिंदी में भी बाई चांस आपके पास नहीं पहुंच पाया। जी 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 जी। ये कमी रही होगी कि कानून हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, सारी भाषाओं में कानून है, पहले से मौजूद है और इंटरनेट पे साइट्स के ऊपर है। अब मैं आपसे एक और तीखा सा प्रश्न पूछने वाला हूँ कि ये कानून अगर आपने हटवा दिए, मोदी जी मान लेते हैं आपकी बात, ये कानून रद्द कर देते हैं, तो किसान की क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, समस्याएं तो खत्म कभी होने वाली नहीं है किसान की, लेकिन ये कानून खत्म हो जाए, एमएसपी पर हमारी गारंटी कानून बन जाए, तो बहुत हद तक किसान की समस्याएं सुलट जाएंगी। ऐसा तो नहीं है, किसान जब तक जिंदा है, जब तक खेती चलेगी, समस्याएं तो बनी रहेंगी, लेकिन बहुत हद तक किसान इन समस्याएं जो हैं, इनसे जो जूझ रहा है, उसे फ़ायदा हो जाएगा। एमएसपी पर हमारा गारंटी कानून गारंटी बन जाए और ये खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। जी जी बताइए। ये जो 7% जमा करवाते हैं कार्ड जमा करने में और फिर 3% वापसी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 4%। देखिए इसका भी हमने सरकार से मांग करी है कि ये हमारा जो रिटर्न आता है, जैसे 7% जमा करता है, रिटर्न आता है बाद में मार्च के बाद, तो हम चाहते हैं किसान क्यों ना, जब वो एक साल में जमा ही कर रहा है, तो उसका 4% पे जमा होना चाहिए। 3 आया, किसी का आया, किसी का नहीं आया, वो ढूंढता ही रहता है। उसकी एक लिमिट होती है कि इतने समय तक आपने लोन जमा कर दिया तो 3% मिलेगा और बाकी आपको 7% देना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ 3% ही काउंट हो? जी जी। समय सीमा उसकी बढ़ा दी जाए? नहीं, समय सीमा ना बढ़े, लेकिन हम ये चाहते हैं ये 7%, जैसे हम उसका रिन्यूअल करा रहे हैं कार्ड का, तो हम जब उसके समय के अंदर रिन्यूअल करा रहे हैं, तो हमसे उतना ही ब्याज लिया जाए जितना कि सरकार से है, 3% या 4% है। 3% उनसे है जो हमारी जिला सहकारी बैंक का है, उनसे 3% है, और जो बाकी बैंक हैं उनसे 4% है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये हमसे जो साल के अंदर अंदर किसान उसे रिन्यूअल करा रहा, उससे वापसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे उतना ही ब्याज लेना चाहिए जितना कि बनता है। आप जमा करते हो बैंक में, उसकी पूरी रसीद मिलती है आपको? हाँ, रसीद तो मिलती है, रसीद तो उनसे बोलते हैं। ये सहकारी बैंकों में एक और खेल देखा है कि आपसे वो पैसे लेके और उसका लोटा बदली करने का, वो क्या है थोड़ा सा बताओगे आप? देखिए ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया है। हर बैंक में मैनेजरों ने या बैंक प्रबंधकों ने अपने दलाल रखे हुए हैं। जब किसान पे पैसा तो होता नहीं रिन्यूअल के लिए, वो कहते हैं कि भाई आपका 3 लाख का है और बाकी इतना ब्याज है आपका, तो इतना रुपया आप एक दिन के लिए जमा करिए, अगले दिन आपका कार्ड रिन्यूअल हो जाएगा, आपका ये पैसा निकल जाएगा। पहले आप पूर्ण जो जितनी भी आपकी धनराशि बन रही है, मूल और ब्याज, उसे जमा करना पड़ेगा। तो किसान पे होता नहीं, वहीं पर दलाल बैठे रहते हैं। वो कहता है मैनेजर के भाई आप एक काम कर लो, आप ये बैठे हुए हैं, विड्रॉल और स्लिप पे वो साइन करा लेता है और आप एक दिन के लिए ये पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन इसे आपको 3,000, 4,000, 5,000 जहाँ तक जिसका बनता है वो दे देंगे। अब उसमें हिस्सा मैनेजर का भी रहता है, उनका भी, और किसान की मजबूरी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो खुलेआम, साफ साफ, मोटे शब्दों में, कि बैंक मैनेजर ने बिचौलिए दलाल बैंक के अंदर बैठा रखे हैं किसान का शोषण करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हर बैंक में है ये। किसान को ये लगता कि अगर तेरा एक दिन भी ओवर हो गया तो 7% लगेंगे, तो वो अपना हिसाब किताब जोड़ के ये देखता है यार चलो फिर भी फ़ायदा हो रहा है अगर इन्हें देंगे। किसान की मजबूरी का फ़ायदा हर आदमी उठा रहा, चाहे कोई भी आदमी हो, बनिया हो, बैंक हो, आपका और तीसरा बिजनेसमैन आदमी हो, सब किसान से ही, किसान का खून चूस कर ये इतने ऊपर जा रहे हैं। आपकी सारी बातों से लब्बो लुबाब ये निकलता है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी जो त्रासदी झेल रहा है वो किसान झेल रहा है। जी, इस तरह का उसको भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा है। देखिए किसान
कमज़ोर है, अपनी बात उठा नहीं पाता, और उठाता भी है कोई सुनता नहीं है। दूसरे उस बेचारे पर उतनी ताकत भी नहीं है कि वो उसे मजबूती के साथ वो सोचता है यार तैने थोड़ा बवाल किया तो तेरा ये फंस जाएगा मामला, तेरा रिन्यूअल नहीं होगा, कार्ड का हो या किसी और तरह का हो। भाई भ्रष्टाचार तो यहाँ इतना चरम पर है, थाने जा रहा है वो, कोई बात हो जाए थोड़ी सी भी, थाने वाला बिना पैसे के ना उसकी रिपोर्ट लिखता है, कोई उसकी जांच आ जाए उसमें भी पैसा लेते हैं। तहसील में जाए, अभी तहसील में कोई 2-4 बीघे की रजिस्ट्री कराए किसान तो जो स्टाम्प शुल्क है वो पूरा देता है, जो उसकी रसीद कटती है सरकार की तरफ से जो शुल्क है उसे भी पूरा भरता है। उसके बाद भी 2% पता नहीं कहाँ से वकील जो कातिब हैं लिखने वाले वो फिर भी मांगते हैं और किसान देता। अगर ना दे उसे तो उसका जो स्टाम्प लगाता है वो कहीं ना कहीं खामी रहती है, उसे कहीं पेड़ की कमी के यहाँ पेड़ नहीं था आपने दिखाया नहीं, यहाँ कम स्टाम्प पर उस पर नोटिस आ जाता है। हाँ जी हाँ, उस पर कम स्टाम्प पे जी नोटिस अगर वो नहीं दे रहा है तो नोटिस आ जाएगा, और नोटिस का मतलब है कितना जुर्माना एडीएम डालें उसका कोई पता नहीं लगता है। तो अगर 1000 का आपका स्टाम्प कम है तो 20,000 तक उस पर जुर्माना लग जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो तंत्र है ये कब से फल फूल रहा है? देखिए भ्रष्टाचार का तो जब से मैं समझता हूँ ये धरती बनी है, ये धरती हमारी यहाँ पर आदमी की उत्पत्ति हुई है तब से ही भ्रष्टाचार है। लेकिन अब ज़्यादा, पहले हमारे लोगों पर पैसा कम था तो भ्रष्टाचार होता कहाँ से, पहले सीधे साधे आदमी थे तो वो इतने चालाक भी नहीं थे। जब से ये शिक्षा ज़्यादा है, यहाँ पर शिक्षित हुए हैं लोग, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं वो अपने ही लोगों का गला काटना उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये भ्रष्टाचार तो शिक्षा के साथ साथ बढ़ गया, हमें तो ऐसा लगता है। आप जो बच्चों की शिक्षा है उसके लिए कुछ सरकार से कुछ कहना चाहोगे? जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा है, बच्चों को स्कूल प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर आप सरकार से कुछ कहना चाहोगे? और पिछले 10 सालों में आप क्या अंतर पाते हो कि शिक्षा में क्या परिवर्तन आया? देखिए अभी आपने देहात और शहर की शिक्षा का कहा, तो मैं तो ये चाहता हूँ शहरी बच्चे भाई अच्छे स्कूल हैं, अच्छे ट्यूटर हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा लाते हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उन्हें उनकी मेरिट के आधार पर, उनके कम मेरिट पर भी उनका सिलेक्शन होना चाहिए ग्रामीण बच्चों का। और बात ये है कि बच्चों की जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जहाँ कहीं भी मेरिट का रिकॉर्ड सिलेक्शन मेरिट के बेस पे हो, वहाँ उनको थोड़ा सा रिबेट मिले 2-4-5% का, कि उससे कम मेरिट वालों को भी कंसीडर किया जाए। जी 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 बिल्कुल, देहात के बच्चों का भाई 5-10% का उन्हें फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित तो बच्चे हैं, बच्चे ऐसा नहीं है कि भाई वो पढ़े या उनमें दिमाग नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है, दिमाग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छे स्कूल का मुकाबला जो प्राइमरी के टीचर हैं या जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसका मुकाबला वो जो ये आपके वैसे गवर्नमेंट कॉलेज कॉन्वेंट कॉलेज चल रहे हैं उनका मुकाबला वो बच्चे नहीं कर पाते हैं कहीं। किसान अपने बच्चों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई क्यों नहीं करवाते? मेरी निगाह के हिसाब से, मैंने जितना गाँवों का दौरा देख रखा है गाँवों को, किसान अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में। कारण क्या होगा, आपसे समझना चाहते हैं? देखिए एग्रीकल्चर का अभी आप देख ही रहे हो, आंदोलन भी एग्रीकल्चर के हिसाब से चल रहा है। जब खेती में कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर की अगर पढ़ाई करे बच्चा, नौकरी नहीं है। आप देख रहे हो कोई कंप्यूटर साइंस से अपने बीटेक कर रहा है, कोई आपके इलेक्ट्रिक से कर रहा है, कोई और चीज़ों से कर रहा है, तो वहाँ पर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, नौकरियाँ हैं वहाँ पर। एग्रीकल्चर में तो नौकरी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत नौकरी हैं, बच्चे अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहाँ से नौकरी आए? यहाँ तो किसान को खेती करना भारी पड़ रहा। नहीं, आप सिर्फ नौकरियों पर बच्चों को क्यों रखना चाहते हैं? देखिए ज़मीन में अभी मैं बताऊं, ज़मीन का इतना बुरा हाल है, किसान कपड़े नहीं बना सकता उसकी आमदनी से। और हमारी लड़ाई क्या है यहाँ? यही तो है कि हमें 1967 वर्ष का आधार मानते हुए भाई वो रेट हमें भी दे दो, तो खेती में हम अपने बच्चे खुद लगेंगे। अब बच्चा कहता पिताजी तो अभी 1 साल हो गया, जो फटा हुआ कमीज है वही पहन रहे हैं। अब पिताजी कहता बनाए कहाँ से भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपकी बात सारी मैंने सुन ली, मान ली, जान ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितना एक 2G था पहले तो लैंडलाइन फ़ोन थे, BSNL आता था,
उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G और 5G की बात चल रही है। 5G आ रहा है। 5G चालू है, चालू है। शहरों में 5G चालू है, बहुत सारे शहरों में 5G है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों ने अपने बच्चों, अपने फसल का प्रोडक्ट को, अपनी जो उत्पाद है उसका संवर्धन के लिए क्या सोचा, तकनीक क्या लगाई? देखिए, वही गन्ना आप चौधरी चरण सिंह के जमाने में उगाते थे, आज भी गन्ना ही पैदा कर रहे हैं। आप नई नई चीजें क्यों नहीं ट्राई करना चाहते? तकनीक को क्यों नहीं लाना चाहते खेती में? देखिए, तकनीक ला भी रहे हैं कुछ किसान, और लाना क्यों नहीं चाहते मैं बता रहा हूँ। उसकी मजबूरी है किसान की। भाई नए नए यंत्र आ रहे हैं लेकिन पैसे की कमी है। और किसान के जो अभी आप कह रहे हो MSP पे कुछ फसलें हैं जिनके रेट नहीं होते। आज ही हम टमाटर बोले, अगले साल, एक साल तो सही बिक गया, अगले साल सड़कों पे जा रहा है वो। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसा प्रोविज़न है कि किसान 100, 10, 20, 50 किसान मिलके एक अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के अपने उत्पाद को, अपने खेती में जो पैदा करते हो उसकी मार्केटिंग खुद कर ले। हम लोग उस तरफ क्यों नहीं जाता? किसान अपने बच्चों को उस तरफ क्यों ट्रेंड नहीं करते हम लोग? देखिए, अभी आप कह रहे हो इस चीज़ में कुछ है नहीं। जो ये खेती आप ही अभी के हम एक समूह बनाएं और अपनी फसलों को बेचें या कुछ करें, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं है इस खेती के उसमें। अगर कुछ होता तो जैसे बिजनेसमैन का बच्चा, बिजनेसमैन ही अपनी दूसरी फैक्ट्री खड़ी कर देता है, इसी में अगर कुछ होता तो किसान का बेटा भी इसमें आता। हर किसान अपने बेटे को खेती से बाहर निकाला। और आप देख भी रहे हो कितने ही किसानों के बेटे खेती छोड़ करके बाहर हैं। हम बुज़ुर्ग हैं जो 65, 70, 80 साल के हैं, सिर्फ घर पे एक ही बुज़ुर्ग मिलेगा जो खेती करा रहा है या चौथाई बटाई पे दे रखी है। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो उत्तराखंड वाला हाल हो गया कि वहाँ तो सब बुजुर्ग ही मिलेंगे, बाकी सेना बाहर मिलेंगे, उत्तराखंड में कोई रहता नहीं। ऐसे ही हमारे गाँवों का हाल होने वाला है, हो रहा है, धीरे धीरे हो चुका है। आपने हमसे बड़ी बेबाकी से, बड़े खुले मन से, बहुत अच्छे तरीके से, साफ गोई से सारी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे अमरोहा से आए हुए किसानों से और किसान नेताओं से, और इन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ ये बताया, जहाँ अच्छाई थी, जो चीज़ अच्छी लगी वो भी बताया, जहाँ खामियां हैं वो खामियां भी गिनाई। इन्होंने सबसे भ्रष्टाचार को भी उजागर किया, जो आमतौर पर पिछली बहुत सारे किसानों से बात करने के बाद भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं करता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।